हेलो एंड वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया था, प्रियम्बल का क्या भूमिका है संविधान में और प्रियम्बल में कौन कौन सी बातें लिखी गई थी। उसमें हमने पढ़ा कि इंडिया को किस तरीके की कंट्री बनाना है। जैसे हमने पढ़ा था कि इंडिया को सोवरेन कंट्री बनाना है, सेकुलर बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है और सोशलिस्ट कंट्री बनाना है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल में हमें क्या क्या दिया गया है, किस तरीके का न्याय दिया गया है, किस तरीके की इक्वलिटी दी गई है, किस तरीके की लिबर्टी दी गई है और फ्रेटर्निटी किस प्रकार की दी गई हुई है। तो उसमें चर्चा करेंगे हम लोग सबसे पहले जस्टिस की, किस तरीके का न्याय दिया गया है। जस्टिस हमें 3 प्रकार का दिया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर हम लोग चर्चा करेंगे लिबर्टी किस प्रकार की दी गई है। लिबर्टी हमें दी गई है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इक्वलिटी कौन कौन सी दी गई है, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अमंग दम ऑल। उसके बाद चर्चा करेंगे कि फ्रेटर्निटी में कौन कौन सी बातें गई है, भाईचारे की कौन कौन सी बातें गई है। तो उसमें कहा गया है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब किसी एक के डिग्निटी को एश्योर करने का बात किया गया है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये था फ्रेटर्निटी। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जस्टिस हमें किस किस प्रकार की दी गई। जैसे कि अभी हमने आपको बताया जस्टिस हमें 3 प्रकार की दी गई है। पहला कौन सा है, सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस एंड तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। तो सबसे पहले हम लोग जस्टिस के बारे में बात करते हैं कि जस्टिस होता क्या है, न्याय क्या होता है। न्याय की अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या लगता है कि न्याय हमें कौन देता कौन है। तो सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि हमें न्याय कोर्ट्स देते हैं, न्यायालय देते हैं। लेकिन क्या न्यायालय ही हम लोग को न्याय देता है? फिर हमारे दिमाग में आया नहीं, हमें तो ट्रिब्यूनल बॉडीज भी तो न्याय देती हैं। फिर से वही क्वेश्चन रेज होगा कि क्या ट्रिब्यूनल बॉडीज ही हमें न्याय देती हैं? तब फिर हमारे दिमाग में आएगा नहीं, न्याय तो हम और आप मिलकर भी करते हैं। आप कहेंगे किस तरीके से, तो उसी में पहला है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करें तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जितने हमारे समाज में जितने भी प्रकार के वर्ग हैं उनमें ऊंच नीच, जाति पात, अमीरी गरीबी, इन सब का जो भाव है, दुर्भाव है, उसे जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये था सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में आप लोग समझ गए होंगे सामाजिक न्याय क्या है। वैसे सामाजिक न्याय में कुछ चीजें बताई भी गई हैं कि सामाजिक न्याय में कौन कौन से बातें हैं। इसमें आर्टिकल 15 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है स्टेट शैल नॉट टू डिनाई एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कलर और उसके बाद कास्ट। इन सब बेसिस पे स्टेट हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 और सब क्लॉज 6 में बताया गया है सामाजिक न्याय के बारे में। ये भी चीज देखेंगे किस आर्टिकल से इसको रिलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें इकोनॉमिक न्याय मीन्स आर्थिक न्याय। आप कहेंगे आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय का मेन मकसद यही है कि जो लोग अमीर हैं और जो लोग गरीब हैं उन दोनों लोगों के बीच संतुलन बना रहे। इकोनॉमिक न्याय, आर्थिक न्याय, मतलब जो अमीर है तो ये मतलब नहीं कि अमीर लोगों के लिए अलग कानून होगा और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होगा। जब एक देश है तो एक तरीके का कानून भी होगा, चाहे आप अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और आर्थिक न्याय में सरकार जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरीके की योजनाएं भी लाती हैं। जैसे किसानों के लिए पीएम किसान योजना लेकर आई थी सरकार, जिसमें हर साल 6,000 रुपये दिया जाता है, 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें राशन को लेके तो उसमें बीपीएल कार्ड्स बनते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन का अंत्योदय कार्ड बनता है जिसमें फ्री राशन दिया जाता है। हम लोग अगर गैस की बात करें तो उज्ज्वला योजना सरकार द्वारा चलाया गया है जिसमें फ्री गैस बांटे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें रोजगार को लेकर तो रोजगार के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। तो ये बातें थी आर्थिक न्याय। अब मुझे लगता है आपको इकोनॉमिक जस्टिस भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कहने का मतलब ये है कि कोई भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिस जात से बिलोंग करता है, उसे वोट देने का और चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार प्राप्त है। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ एज लिमिटेशंस हैं, उसके अगर अंडर वो आता है तो उसे वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर ही जो वोट देने का उम्र था वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कर दिया गया था कि जो 21 साल वोटिंग एज है उसे घटाकर
18 साल कर दी गई थी। ये हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। अब मुझे लगता है कि आपको जस्टिस का मतलब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की जस्टिस की बात हमारे प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हुई है। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप इसको और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी किस प्रकार की? लिबर्टी मीन्स आज़ादी। आज़ादी किस प्रकार? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, विचारों की आज़ादी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। इन चीज़ों की लिबर्टी दी गई है। इसका मतलब लिबर्टी देने का मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है तो आपको जो मन करे वो करिए। उसके भी कुछ लिमिटेशंस एंड रेगुलेशंस है। उस लिमिटेशंस के अंदर ही रहकर हमें आज़ादी दी गई है। ये नहीं कि हमें थॉट्स की आज़ादी तो हम कुछ भी विचार करके कुछ भी करें, एक्सप्रेशन की आज़ादी दी गई है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके कुछ रेगुलेशंस और गाइडेंस हैं, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना होगा, जो कि हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में। उसके बाद बात आता है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी किस तरीके की दी है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हर किसी व्यक्ति को, हर एक समाज के व्यक्ति को स्टेटस दिया जाता है और अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि जिससे उन सबके बीच एक बैलेंस बना रहे। अपॉर्चुनिटी देने की बात करें तो उसमें कई तरीके से अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। सरकार द्वारा एमएसएमई के द्वारा लोन भी दिए जाते हैं जिससे लोग अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, एक अपना कार्य शुरू करें जिससे लोग अपना अपलिफ्टमेंट कर सके। सरकार द्वारा कई सारे योजनाएं भी चलाई जाती हैं जिससे उनको एक समान स्टेटस मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके हर क्षेत्र में। ये तो हो गया बात इक्वलिटी का। फिर बात की गई है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, भ्रातृत्व। उसमें यह कहा गया है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मीन्स एक, किसी एक के डिग्निटी को भी एश्योर किया गया है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन का मतलब हुआ देश के अखंडता को बरकरार रखने के लिए भी बात की गई है कि देश न बंटने पाए, इसलिए फ्रेटर्निटी शब्द को भी हमारे प्रीएम्बल में डाला गया है। और उसमें से ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये आपको हमने पहले भी बताया है। ये कब डाला गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब? 1976। ये आपको हमने बताया था कि 3 वर्ड डाले गए थे, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द डाले गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें आपको फ्रेटर्निटी के अंदर मिलेगा इंटीग्रिटी वर्ड। अब इन सब चीज़ों, जैसे फ्रेटर्निटी की बात करें तो ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिलती है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य में हमें फ्रेटर्निटी बात मिलती है। इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 5 और सब क्लॉज 6 में इक्वलिटी की बात की गई है। हम लोग लिबर्टी की बात करें तो आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम के जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें बात किया गया है। जस्टिस की बात करें तो आर्टिकल 14 to 16 में ही जस्टिस हमको मिलेगा। आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 और सब क्लॉज 6 में सोशल जस्टिस की बात की गई है। तो इसी तरीके से ये हमारे आर्टिकल्स मिलेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है, तब आपको प्रीएम्बल का असली मतलब समझ में आएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया था? फंडामेंटल राइट्स कहाँ? यूएसए से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ये किस पार्ट में आता है? ये हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। भाग 3 के में फंडामेंटल राइट्स आता है। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ है? फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो 12 से 35 तक है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? BR अम्बेडकर जी ने इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में उसके आर्टिकल्स को समझेंगे, उसके एक एक बिंदु को पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में हमें कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे इमरजेंसी में भी बने रहते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे इमरजेंसी में हट जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे किसी भी तरीके से वायलेट होते हैं तो हम किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये इन सब चीज़ों के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि आपको हमने बताया था, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा क्या? फंडामेंटल राइट्स।